तो देखिए कल मैंने एक एग्जांपल जो बीच में चल रहा था हमारा कि डिस्काउंट कॉलम ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक had been posted to the credit of discount received as ₹20। तो देखिएगा डिस्काउंट अलाउड के डेबिट में आने वाली एंट्री थी, तो डिस्काउंट अलाउड को मुझे क्या करना था, डेबिट करना था। लेकिन मैंने क्या किया कि डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट के क्रेडिट में लिख दिया। अगर मैंने डिस्काउंट रिसीव्ड के क्रेडिट में लिखा तो इसका मतलब ये हो गया कि मैंने जब इसकी अकाउंटिंग की होगी तो डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट कर दिया मैंने। तो अब मुझे रेक्टिफिकेशन में क्या करना पड़ेगा, पहले मैं नॉर्मल रेक्टिफिकेशन लिखता हूं। मुझे डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करना था जो मैंने नहीं किया। तो डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करूंगा ₹20 से। फिर उसके बाद मैंने डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट कर दिया, तो उसे डेबिट करूंगा। तो डिस्काउंट रिसीव्ड डेबिट ₹20 टू सस्पेंस, क्योंकि दूसरा कोई अकाउंट नहीं आया। नाउ अब चूंकि मैं ऑलरेडी फाइनल अकाउंट्स बना चुका हूं, तो ये दोनों आइटम जो पीएनडल के हैं ये नहीं आएंगे। इनकी जगह में क्या लिख दूंगा, पीएनडल एडजस्टमेंट। तो इसका मतलब मेरी जो रेक्टिफिकेशन एंट्री बनी वो क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, ₹40 से ये मेरी एंट्री हो जाएगी। क्योंकि डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड दोनों ही पीएनडल के आइटम हैं, तो दोनों ही अगर पीएनडल के आइटम हैं तो मुझे उनको पीएनडल एडजस्टमेंट के थ्रू लेना पड़ेगा। आइएगा लिखिए नेक्स्ट, 6th पॉइंट लिखेंगे। हाँ, ₹76 for repair to motor van good morning had been taken to motor van। आइएगा, हमने रिपेयर करवाई तो खर्चा रिपेयर अकाउंट में आना चाहिए था, लेकिन हमने उसको मोटर वैन अकाउंट में डाल दिया। तो रिपेयर को डेबिट करूंगा और मोटर वैन को क्रेडिट कर दूंगा। रिपेयर को डेबिट करूंगा और मोटर वैन को क्रेडिट कर दूंगा। तो रिपेयर की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मोटर वैन अकाउंट। तो मेरी एंट्री हो जाएगी पीएनडल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मोटर वैन अकाउंट।
हाँ जी। हम्म। बस उन दोनों की जगह P&L एडजस्टमेंट आ जाएगा। बिल्कुल। ये रही 5th एंट्री, ये नॉर्मल एंट्री बनी, और इन दोनों की जगह पर चूंकि ये दोनों P&L के आइटम हैं तो P&L एडजस्टमेंट लिख दूंगा बस मैं। सर चलिएगा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। रिटर्न आउटवर्ड बुक, रिटर्न आउटवर्ड बुक had been overcast, had been overcast by ₹50। आइएगा, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब हो गया परचेज रिटर्न, क्योंकि आउटवर्ड का मतलब है जो माल हमने खरीदा वो हमारे पास से वापस गया। तो परचेज रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। अब ये बोल रहे हैं उस क्रेडिट बैलेंस को आपने ज्यादा लगा दिया, तो इसका मतलब आपने ज्यादा क्रेडिट कर दिया। अगर आपने परचेज रिटर्न बुक को ओवरकास्ट कर दिया तो परचेज रिटर्न का होता है क्रेडिट बैलेंस, तो इसका मतलब आपने क्रेडिट बैलेंस ज्यादा कर दिया। तो अगर अब आपने क्रेडिट बैलेंस ज्यादा कर दिया तो उसको कम करने के लिए परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड को डेबिट करना पड़ेगा, और टू सस्पेंस। तो एंट्री बनी रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, बट रिटर्न आउटवर्ड नहीं आ सकता क्योंकि हम ऑलरेडी फाइनल अकाउंट्स बना चुके हैं। तो रिटर्न आउटवर्ड की जगह में लिख दूंगा P&L एडजस्टमेंट। तो एंट्री क्या बन गई? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि अगर आप फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद अगर आप रेक्टिफिकेशन कर रहे हो तो बस एक ही रूल आपको याद रखना है कि जो ट्रेडिंग और P&L के आइटम्स हैं उन ट्रेडिंग और P&L के आइटम्स का नाम न लिखकर आपको क्या लिखना है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम नेक्स्ट पीरियड में अपनी एरर्स को क्या कर रहे हैं? ठीक कर रहे हैं। आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे। टॉपिक इफेक्ट ऑन बैलेंस शीट, इफेक्ट ऑन बैलेंस शीट ड्यू टू rectification of errors, effect on balance sheet due to rectification of errors। अब हमने जो रेक्टिफिकेशन एंट्री की है अगर उसमें कोई भी पर्सनल या रियल अकाउंट आया है तो वो बैलेंस शीट पर इफेक्ट डालेगा।
नॉमिनल अकाउंट किस पर डालता है? P&L पर। और P&L एडजस्टमेंट या जो भी आपके पास P&L अकाउंट है, अब हमें ये देखना है कि उस एरर की, सॉरी, उस रेक्टिफिकेशन की वजह से हमारी बैलेंस शीट पर इंपैक्ट क्या आएगा। एक मिनट, देखेंगे इफेक्ट ऑन बैलेंस शीट ड्यू टू द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। लिखें whenever any item of profit and loss account, whenever any item of profit or loss account affected बताइएगा। मेरी बात ध्यान से सुनोगे बिल्कुल। अगर कोई भी P&L का आइटम अफेक्ट हुआ है तो उसका इंपैक्ट P&L अकाउंट पर आएगा कि नहीं आएगा? और अगर P&L पर इंपैक्ट आएगा तो अल्टीमेटली जो P&L है वो कैपिटल में जाकर एडलेस होता है। भाई जो भी आपका P&L का बैलेंस है वो अल्टीमेटली बैलेंस शीट में जाता है कि नहीं जाता? तो उसकी वजह से क्या बैलेंस शीट पर इंपैक्ट आएगा? यानी या तो आपकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी या आपकी कैपिटल डिक्रीज। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। मान लो फॉर एग्जांपल आपकी किसी एरर की वजह से P&L डेबिट हुआ, तो P&L डेबिट हुआ तो नेट प्रॉफिट कम हो गया। अगर नेट प्रॉफिट कम हो गया तो कैपिटल भी कम हो जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली जो नेट प्रॉफिट है वो किस में जाके जुड़ता है? बैलेंस शीट में कैपिटल में जाकर एडजस्ट होता है। तो इसमें लिखो whenever any item of profit or loss account affected its impact on capital, its impact on capital must be identified. Must be identified. दूसरा, whenever any item of real account
एंड पर्सनल अकाउंट affected whenever any item of real account and personal account affected, its impact on assets or liabilities must be identified. लीजिएगा, यानी कुल मिलाकर अब आपसे केवल और केवल प्रॉफिट का नहीं, हो सकता है कल को वो क्वेश्चन में बैलेंस शीट के आइटम पर भी इफेक्ट मांग ले, तो आपको बैलेंस शीट के आइटम पर इफेक्ट डालना भी आना चाहिए। कैसे देखो, अब मैं आपको एक दो एग्जांपल से समझाता हूं। लिखो एग्जांपल, धीरे धीरे और आराम से समझना। पॉइंट नंबर 1, परचेज बुक ओवरकास्ट by rupees 150। आपकी परचेज बुक 150 से ओवरकास्ट हुई है। पहले तो मुझे इसकी जरा रेक्टिफिकेशन एंट्री बताओ। रेक्टिफिकेशन एंट्री, अगर परचेज बुक ओवरकास्ट हो गई तो डेबिट बैलेंस बढ़ गया मेरा, क्योंकि परचेज बुक का जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। तो उस डेबिट बैलेंस को कम करने के लिए मैं क्या करूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। तो एंट्री क्या बनेगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज। बताइए क्या रेक्टिफिकेशन एंट्री सभी को क्लियर? अब आओ, अब मुझे बताओ अल्टीमेटली जो परचेज है वो कहां जाता है? ट्रेडिंग पी&एल में। अब अगर आपने परचेज को क्रेडिट किया है तो मुझे बताइए ट्रेडिंग पी&एल पर क्या फर्क पड़ेगा? प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अगर आपने क्रेडिट किया है तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, यानी आइएगा इफेक्ट ऑन पी&एल अकाउंट। तो अगर परचेज क्रेडिट हुआ है तो ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर है, अगर कोई आइटम ट्रेडिंग पी&एल का क्रेडिट होता है तो प्रॉफिट विल इंक्रीज। बताओ क्या ये चीज क्लियर है? अब सुनो, अब अगर प्रॉफिट इंक्रीज हुआ तो ये बढ़ा हुआ प्रॉफिट बैलेंस शीट में जाएगा, तो यानी आप बैलेंस शीट पर इफेक्ट बताओ।
अगर प्रॉफिट बढ़ गया तो कैपिटल भी तो बढ़ गई। समझ रहे हो आप, नेट प्रॉफिट अल्टीमेटली कैपिटल में ऐड होता है। हाँ जी, क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब अगर आपका जो प्रॉफिट है अगर वो इंक्रीज हो गया तो क्या होगा? बताइए जल्दी से। अगर प्रॉफिट इंक्रीज हो गया तो कैपिटल भी इंक्रीज। इंक्रीज इन कैपिटल बाय 150। अच्छा, अब मैं इसी चीज का इंपैक्ट एरर का भी मांग सकता हूं। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में इंपैक्ट एरर का भी ले सकते हैं। आओ, ये तो है इफेक्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन। इफेक्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन। आओ, अगर मैं इसी एग्जांपल में आपसे पूछूं इफेक्ट ऑफ एरर बताओ। इफेक्ट ऑफ एरर ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वापस से सुनना मेरी बात को। ये तो मैंने आपसे जो इफेक्ट मांगा वो था रेक्टिफिकेशन का इफेक्ट। इसी तरह से क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि एरर की वजह से इफेक्ट बताओ। मुझे बताओ, अगर आपने परचेज बुक के टोटल को ज्यादा लगा दिया तो डेबिट आइटम बढ़ गया। अगर डेबिट आइटम बढ़ा तो प्रॉफिट पर क्या फर्क पड़ेगा? प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो यानी प्रॉफिट विल डिक्रीज बाय। अगर प्रॉफिट कम हुआ तो कैपिटल भी कम हो जाएगी। डिक्रीज इन कैपिटल। बहुत ध्यान से समझना, क्वेश्चन में कैसा भी आपसे इंपैक्ट मांगा जा सकता है। हाँ, लिखा हुआ आएगा कि एरर का प्रॉफिट पर इंपैक्ट बताना है या रेक्टिफिकेशन का इंपैक्ट। और अगर लिखा हुआ ना आए तो आपको हमेशा रेक्टिफिकेशन का इंपैक्ट देना होता है। आप चाहो तो नोट डाल के ये बात लिख लो। लिखो, एक नोट डाल दो। नोट यहां पर एक चार्ट के टाइप में बना लो। शोइंग इफेक्ट। शोइंग इफेक्ट। इफेक्ट को शो करना है। अब इफेक्ट को शो करने के क्वेश्चन को ये कैसे कैसे पूछ सकता है? एक तो आपसे पूछा जा सकता है इफेक्ट ऑन पी एंड एल अकाउंट, और एक आपसे पूछा जा सकता है
इफेक्ट ऑन बैलेंस शीट। अब अगर आपसे इफेक्ट ऑन पी एंड एल अकाउंट पूछा गया है तो ये भी दो तरीके से मांगा जा सकता है। इफेक्ट ड्यू टू एरर्स, एरर की वजह से पी एंड एल पर इफेक्ट बताओ। और इफेक्ट ड्यू टू रेक्टिफिकेशन, या फिर रेक्टिफिकेशन की वजह से एरर, सॉरी, पी एंड एल पर इंपैक्ट। या तो एरर की वजह से पी एंड एल पर क्या इंपैक्ट पड़ा वो शो करवाएगा आपसे, या रेक्टिफिकेशन की वजह से पी एंड एल पर क्या इंपैक्ट पड़ा ये पूछेगा। इन द सेम मैनर वो बैलेंस शीट में भी पूछ सकता है। इन द सेम मैनर वो बैलेंस शीट में भी पूछ सकता है। इफेक्ट ड्यू टू एरर, यानी एरर की वजह से बैलेंस शीट पर क्या इफेक्ट आया। और इफेक्ट ड्यू टू रेक्टिफिकेशन, जब आपने उस एरर की रेक्टिफिकेशन एंट्री कर दी तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट आया। जैसा क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा वैसा करोगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, इफ नो स्पेसिफिक information is given, if no specific information is given, then we should always show effect on profit and effect on balance sheet due to rectification। लीजिएगा, समझिए मैंने क्या लिखा। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, या तो क्वेश्चन बता देगा कि एरर की वजह से बताना है या रेक्टिफिकेशन की वजह से बताना है। तो जैसा क्वेश्चन बोलेगा आप उस अकॉर्डिंग प्रॉफिट का इंक्रीज डिक्रीज देखोगे। इन द सेम मैनर बैलेंस शीट में भी वो बता देगा कि एरर की वजह से इंपैक्ट बताना है या रेक्टिफिकेशन की वजह से बनाना है। अब अगर मान लो क्वेश्चन कुछ भी ना बोले, सिर्फ क्वेश्चन ये बोले कि इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट बताओ या इंपैक्ट ऑन बैलेंस शीट बताओ, तो आपको क्या करना है, हमेशा रेक्टिफिकेशन का इंपैक्ट ही निकाल कर आना है। अपने आंसर में जो इंपैक्ट देना है वो किस वजह से देना है, रेक्टिफिकेशन का इंपैक्ट। यानी साइलेंट के केस में हमेशा इसका इंपैक्ट और हमेशा इसका इंपैक्ट ही आपको निकालना है। एरर का इंपैक्ट क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मांगेगा तो ही करना है, अदरवाइज आपको नहीं करना। बोलो क्लियर है बिल्कुल, समझ आ गया पॉइंट। नाउ लास्ट एक छोटा सा नोट डाल देंगे आप और आपका चैप्टर कंप्लीट करें। लिखें नोट, छोटा सा ही नहीं, लिखें
errors before preparation वो आ जाएगा जब क्वेश्चन करवाऊंगा रिद्धि। अभी मैं पहले एक बार मैं टॉपिक कंप्लीट कर दूं ताकि एक बार ये चैप्टर की नोटिंग कंप्लीट हो जाए। एरर्स बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। देखिए इसमें मैंने आपको ये चीज ऑलरेडी डिस्कस की थी कि अगर ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया गया है तो आप एरर को रेस्पेक्टिव अकाउंट में ठीक कर सकते हो। याद है आपको मैंने एग्जांपल भी करवाया था, लेजर अकाउंट खोला था और उसी में ठीक कर दिया था। लेकिन इस एरर में एक और पॉइंट था, वो आपको समझना है। सिंगल साइडेड एरर है या डबल साइडेड एरर है। डबल साइडेड एरर। मैं बात कर रहा हूं बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस ही अगर मुझे रेक्टिफिकेशन करना है। एरर का पता मुझे लग गया ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले। अब वो एरर दो तरह की हो सकती है, सिंगल साइडेड और डबल साइडेड। अगर सिंगल साइडेड एरर है ओपन लेजर अकाउंट एंड रेक्टिफाई। सिंगल साइडेड एरर को लेजर अकाउंट में ठीक कर दिया जाता है, जिसका मैंने आपको एग्जांपल भी करवाया था। बट ऐसा भी पॉसिबल है कि बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस डबल साइडेड एरर हो गई हो। तो इस केस में पास रेक्टिफिकेशन एंट्री in usual manner। इन यूजुअल मैनर, उस केस में आप रेक्टिफिकेशन एंट्री को क्या करोगे, यूजुअल मैनर में करोगे। यानी सिंपली जैसे रेक्टिफिकेशन एंट्री करते हो वो करोगे। अगर क्वेश्चन आता है बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, ये आपके पास पूरी नोटिंग थी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को लेकर। लिखेंगे एक एग्जांपल। पास रेक्टिफिकेशन एंट्रीज for the following errors। And also show the effect on profit and loss account।
and also show the effect on profit and loss account. लिखें कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहित cash received from Mohit rupees 4,000 was posted to Mahesh as rupees 1,000. Transaction number 2. Check of rupees 5,800 received from Arnav in full settlement in full settlement of rupees 6,000 was dishonored dishonored no entry was passed no entry was passed in the books on dishonor of check. Transaction number 3. Rupees 800 received from Anna whose account had previously been written off being as bad was credited to his account. Transaction number 4.
credit sales to Manav ₹5,000 was recorded to purchase book as ₹2,000. Transaction number 5. Repairs on machine. ₹1,600 wrongly debited to machinery account as ₹1,000. लीजिए 5 ट्रांजैक्शन है, थोड़े डिफरेंट ट्रांजैक्शंस आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ये कुछ ट्रांजैक्शन आपको दिए हुए हैं और आपको इनकी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है एंड देन बाद में हम ये बताएंगे कि उनकी वजह से हमारे प्रॉफिट और लॉस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। लिख लीजिए इसको। देखिएगा एक एक ट्रांजैक्शन को अपन डिस्कस करते हैं। देखिएगा ये बोल रहा है कैश रिसीव्ड हुआ था मोहित से 4,000 रुपए। अगर मोहित से कैश रिसीव हुआ था तो करेक्ट क्या था? कैश अकाउंट डेबिट टू मोहित। ये अकाउंटिंग होनी चाहिए थी आपके पास 4,000 से। क्लियर? लेकिन अब आपसे गलती क्या हो गई, आपने जब पोस्टिंग करी तो महेश के अकाउंट में पोस्टिंग कर दी 1,000, यानी ठीक है, महेश के अकाउंट में पोस्टिंग की कितने से? तो महेश के अकाउंट में पोस्टिंग किधर की होगी? पक्का पक्का बाय साइड में, क्योंकि साइड की गलती नहीं बोली है इसने, बाय साइड में आपने 1,000 लिख दिया। ये लीजिए, हाँ हाँ, ये मैंने रॉन्ग लिखा ना कि रॉन्गली हमने क्या कर दिया? अब इसका मतलब अगर मैंने महेश के अकाउंट में गलती की है, इसका मतलब मैंने मोहित को क्रेडिट करने के बजाय महेश को क्रेडिट कर दिया।
आप समझ रहे हो, अकाउंट में बाय साइड में लिखने का मतलब है कि इस एंट्री में महेश क्रेडिट हो गया, जबकि क्रेडिट किसे होना था, मोहित को होना था। तो क्या करें, महेश को डेबिट कर दो, तो महेश को डेबिट कर दूंगा 1000 से, तो महेश की अकाउंटिंग खत्म हो गई, क्योंकि 1000 से ही क्रेडिट किया तो 1000 से डेबिट कर दिया, कैंसिल हो गया। लेकिन मोहित का क्रेडिट तो 4000 से होना था, तो मोहित का क्रेडिट 4000 से ही करना पड़ेगा टू मोहित। चार हजार। अब समझो, अब बात ये आई कि डिफरेंस को किससे फिल करें। कैश बुक में गलती नहीं हुई है, क्योंकि उसने कैश का कहीं नाम नहीं लिया, पर्सनल अकाउंट में गलती हुई थी, तो इसका मतलब रिमेनिंग अमाउंट के लिए मैं सस्पेंस को डेबिट कर दूंगा। सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ये मेरे पहले ट्रांजैक्शन की रेक्टिफिकेशन एंट्री बन गई। महेश अकाउंट डेबिट 1000, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 3000 टू मोहित 4000, क्योंकि कैश बुक में कहीं भी गलती होने की इंफॉर्मेशन उसने नहीं दी है। पोस्टेड का मतलब लेजर पोस्टिंग में गलती हुई है, तो आपको लेजर अकाउंट खोल के ही समझना पड़ेगा कि गलती क्या हुई है आपकी। एंट्री नहीं करनी है, लेकिन मुझे पता लग गया ना, लेजर पोस्टिंग में अगर बाय साइड में कुछ लिखा है तो महेश का अकाउंट क्रेडिट हो गया, तो मैंने उससे एंट्री बनाना सीख लिया। आओ, अगला ट्रांजैक्शन क्या था, अब ध्यान से सुनना। एक चेक रिसीव हुआ था अर्नव से 5800 का, जो कि 6000 के फुल सेटलमेंट के बदले में था, और अब वो चेक डिसऑनर हो गया और हमने डिसऑनर की कोई एंट्री नहीं की है, तो सिंपली बस डिसऑनर की एंट्री डालनी पड़ेगी आपको, और कुछ नहीं करना है। तो डिसऑनर की एंट्री कैसे डालोगे, आपको अर्नव से चेक मिला था, यानी वो आपका डेटर था। रुको रुको रुको, जल्दबाजी मत करो। आपको चेक मिला, इसका मतलब अर्नव आपका डेटर था, तो जब चेक मिला होगा तो आपने एक एंट्री डाली होगी, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू अर्नव। जब चेक मिला होगा तो ये एंट्री डाली होगी, लेकिन मुझे उससे मतलब नहीं है, वो एंट्री तो मैं कर चुका हूं। लेकिन डिसऑनर की एंट्री को जानने के लिए पहले ओरिजिनल एंट्री पर सोचना पड़ेगा। तो जब अर्नव से चेक मिला होगा तो आपने एंट्री की होगी बैंक अकाउंट डेबिट 5800, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 200, और टू अर्नव 6000। अब ये चेक डिसऑनर हो गया तो उल्टी एंट्री डाल दो, क्योंकि हमने कोई एंट्री नहीं डाली, तो डिसऑनर के केस में एंट्री डाल दो। आप अर्नव को वापस से डेबिट कर दो, तो लिखो अर्नव अकाउंट डेबिट 6000, टू बैंक 5800। भाई डिस्काउंट भी तो कैंसिल करोगे, उसको 58 से क्यों करोगे, वो डेटर 6000 का था तो 6000 से ही बनाओगे वापस डेटर। हमने उसे 200 रुपए का डिस्काउंट इसलिए दिया था क्योंकि उसने हमें पेमेंट कर दिया था, लेकिन जब वो चेक ही डिसऑनर हो गया तो उसका पेमेंट भी खराब हो गया, तो हम उसको डिस्काउंट फैसिलिटी भी नहीं देंगे, तो डिस्काउंट फैसिलिटी को भी मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। ट्रांजैक्शन नंबर 3,
बिल्कुल रिवर्स ही होती है डिसऑनर की एंट्री। आओ, ₹800 received from Khanna, whose account was previously been written off as a bad, credited to his account. आओ देखिए, जब भी कोई अमाउंट रिकवर होता है इन रेस्पेक्ट ऑफ बैड डेट्स तो एंट्री क्या होती है? करेक्ट एंट्री बननी चाहिए कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। ये करेक्ट एंट्री बनती है हमेशा बैड डेट्स रिकवर्ड की। लेकिन आपने क्या कर दिया, रॉन्गली खन्ना के पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो रॉन्गली आपने किया $800, आपने ये कर दिया कैश टू खन्ना। अब करेक्ट कर दो तो कैश को हटा दो। गलती क्या हुई, खन्ना को क्रेडिट किया तो खन्ना को वापस डेबिट करो। खन्ना's account debit to bad debts recovered। अकाउंट ये लीजिए आपकी एंट्री हो गई। हर ट्रांजैक्शन की रेक्टिफिकेशन एंट्री बन गई, खन्ना अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। आइएगा ट्रांजैक्शन नंबर 4। देखो फोर्थ ट्रांजैक्शन में क्या बोला है, मानव को क्रेडिट सेल की थी 5,000 की, लेकिन उसे गलती से परचेज बुक के थ्रू लिख दिया और वो भी 2,000 रुपए से लिख दिया। आ जाओ, क्रेडिट सेल की थी मानव को, तो क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होनी चाहिए थी? मानव टू से। तो करेक्ट एंट्री क्या बननी चाहिए थी? मानव अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितना? 5,000। रॉन्ग, हमने गलती क्या कर दी, हमने परचेज बुक में गलती की। ध्यान से सुनना, ओरिजिनल बुक्स गलत हुई है तो दोनों अकाउंट गलत हो गए। इसका मतलब ये हुआ मैंने एंट्री डाल दी अगर परचेज बुक में एंट्री डाल दी तो एंट्री ये डल गई होगी। परचेज अकाउंट में नहीं डाला उसने, उसने परचेज बुक के थ्रू एंट्री कर दी। और ये चीज मैं आपको इनिशियल क्लासेस में ही बता चुका हूं कि अगर बुक में गलती हुई है ओरिजिनल बुक्स में तो दोनों अकाउंट गलत हुए होंगे। तो एंट्री अगर बनी तो ये एंट्री बनी होगी।
परचेज बुक में आपने मानव को अपना क्रेडिटर बना दिया होगा। अब आप ठीक करो तो देखो, मानव को 2000 से क्रेडिट कर दिया, तो एक तो इसे कैंसिल करना पड़ेगा और फिर उसे 5000 से डेटर भी बनाना पड़ेगा। तो यानी मानव को डेबिट करना पड़ेगा मानव अकाउंट डेबिट 7000। परचेज को डेबिट कर दिया, उसको कैंसिल कर दो। तो टू परचेज अकाउंट, मैंने परचेज को कैंसिल कर दिया और सेल्स को लिखना है तो टू सेल्स वो आप लिख दो। ये लीजिए आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री बन गई, मानव अकाउंट डेबिट टू परचेज और टू सेल्स। ट्रांजैक्शन नंबर 5 आइए। ये लो, देखिएगा आप, रिपेयर ऑन मशीन 1600, हमने 1600 रुपए की रिपेयर करवाई, तो रिपेयर अकाउंट में जाना चाहिए था और हमने गलती से मशीन अकाउंट में डेबिट कर दिया और फिर एक और गलती कर दी, मशीन अकाउंट में भी 1600 के बजाय 1000 ही डाला। तो बताओ, रिपेयर अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, तो रिपेयर को डेबिट करो। सोलह सौ हमने किसको डेबिट कर दिया? हमने मशीन को डेबिट कर दिया, तो मशीन को कैंसिल कर दो। कैश में कोई गलती की इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो इसका मतलब रिमेनिंग जो डिफरेंस होगा वो कहां चला जाएगा? टू 600 रुपए आपके सस्पेंस अकाउंट में चले जाएंगे। तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू मशीनरी टू सस्पेंस। Statement showing effect on profit. Increase और डिक्रीज। पहला ट्रांजैक्शन, बताइए क्या पहले ट्रांजैक्शन में P&L का कोई आइटम आया है क्या? महेश नहीं है P&L का, सस्पेंस नहीं है P&L का, मोहित नहीं है P&L का। तो इस एंट्री की वजह से प्रॉफिट पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो न तो प्रॉफिट इंक्रीज न प्रॉफिट, दोनों में डैश आ गया। सेकेंड एंट्री पर आ जाओ। सेकेंड एंट्री में क्या P&L है कहीं? डिस्काउंट अलाउड, ये P&L का आइटम है और P&L ये आइटम क्रेडिट हुआ है, तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा 200 रुपए से। तो प्रॉफिट को इंक्रीज कर दो सेकेंड एंट्री में 200 रुपए से।
क्योंकि आपने क्रेडिट एंट्री में P&L का आइटम अफेक्ट किया है। ट्रांजैक्शन नंबर 3 आ जाओ। रेक्टिफिकेशन एंट्री थी खन्ना टू बेड डेट्स रिकवर। क्या कोई आइटम है P&L का? बेड डेट्स रिकवर P&L के क्रेडिट साइड में जाता है, तो बेड डेट्स रिकवर्ड जो है वो P&L का आइटम है और क्रेडिट किया है आपने इसे, तो इसका मतलब प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। तो तीसरे ट्रांजैक्शन की वजह से 800 रुपए से आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। ट्रांजैक्शन नंबर 4 में मानव टू परचेज टू सेल्स। तो परचेज और सेल दोनों ट्रेडिंग P&L के आइटम हैं और दोनों क्रेडिट हुए हैं, तो 7000 से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो 7000 से प्रॉफिट को बढ़ा दो 4th एंट्री में। एंट्री नंबर 5, एंट्री नंबर 5, इसमें आपका रिपेयर अकाउंट डेबिट हुआ है जो P&L का आइटम है। जो रिपेयर अकाउंट है वो P&L का आइटम है और वो 1600 से डेबिट हुआ है। तो डेबिट हुआ तो प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा, तो प्रॉफिट को डिक्रीज कर दो। 16 से तो टोटल डिक्रीज है और 8000 से तो नेट इंपैक्ट क्या हो गया? नेट इंक्रीज इन प्रॉफिट। नेट इंक्रीज इन प्रॉफिट। $8000 माइनस 1600, ये लीजिए, ये आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो गया 6400 से। क्या? तो 8000 से बढ़ा और 1600 से कम हुआ, तो नेट कितने से बढ़ा? नेट कैसे निकालते हैं? कोई चीज बढ़ रही है, एक प्लस है एक माइनस है, तो नेट कैसे निकालोगे? सिंपल मैथ्स। प्लस का 8 है और माइनस का 4 है, तो रिजल्ट क्या आएगा? प्लस का 4 ना, वही किया है मैंने। प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है यानी प्लस के 8000 है, प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है यानी माइनस का 1600 है, तो नेट रिजल्ट क्या आया? 6400 का प्रॉफिट बढ़ गया। नेट निकाल रहे हैं ना अपन, तो ये आपके पास नेट इंक्रीज इन प्रॉफिट आ गया। बोलिए क्लियर बिल्कुल? क्वेश्चन नंबर 13, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में ये क्या बोल रहा है? पास द जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स एंड प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री डालनी है और साथ ही साथ में आपको क्या बनाना है? सस्पेंस अकाउंट बनाना है। पहले ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। देखो इसने क्या बोला, ₹1080 रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। आइएगा, आपको मोहन से 1080 रिसीव हुए, तो जो करेक्ट अकाउंटिंग आपको करनी थी वो करनी थी कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन।
टू मोहन 1080 से। चलिएगा, आपने क्या किया, वाज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। क्या गलत हुआ, हमने जब उसका अकाउंट खोला, तो मोहन के अकाउंट में टू साइड में 1080 लिख दिया, जबकि मोहन के अकाउंट में वो क्रेडिट साइड आना चाहिए था। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने मोहन का जब अकाउंट में लेजर पोस्टिंग की और टू साइड में लिख दिया, इसका मतलब मोहन डेबिट हो गया, इसका मतलब मोहन डेबिट हो गया। तो मुझे मोहन के इस डेबिट आइटम को खत्म करना पड़ेगा, तो मैं उसे क्रेडिट करूंगा। रेक्टिफिकेशन एंट्री समझिएगा, मोहन के अकाउंट में डेबिट करने का मतलब है कि अगर मैं इसकी एक एंट्री बनाऊं तो मैंने मोहन को डेटर बना दिया, तो मोहन को मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा इसको कैंसिल करने के लिए। और साथ ही साथ मोहन को क्रेडिट करना था, वो मैंने किया नहीं, तो मोहन को दो बार क्रेडिट करना पड़ गया, तो मैंने लिख दिया टू मोहन। कितना, दो बार क्यों आया, समझ आया? एक बार मोहन के डेबिट को खत्म करना है और एज वेल एज दूसरी बार उसको क्रेडिट करना है। क्या दूसरा कोई भी अकाउंट गलत हुआ है? नहीं, तो इसका मतलब तो हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बन गई, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मोहन। क्लियर बिल्कुल। आइए ट्रांजेक्शन नंबर 2, ₹200 बीइंग परचेज रिटर्न। अगर ₹200 का परचेज रिटर्न था तो बताओ क्या होना है। अगर परचेज रिटर्न है तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। बताइए, क्लियर, ये होना चाहिए था। कितने से? ₹200 से। रॉन्ग, हमने क्या कर दिया, हमने परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया। पोस्टिंग में गलती हुई, टू लिख दिया ₹200 से। अब जरा सोचिए, परचेज अकाउंट में डेबिट करने से परचेज को मैंने डेबिट कर दिया, जो गलती है, परचेज को मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। यानी अब देखिएगा, रेक्टिफिकेशन एंट्री पे आइए।
तो परचेज को मैंने डेबिट कर दिया, बात समझ आ रही है? मैं इसकी एंट्री सोच रहा हूं। परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में अगर मैंने एंट्री कर दी, तो इसकी अगर एंट्री बनाऊंगा तो परचेज को डेबिट कर दिया, जो गलत है। तो उसके लिए मुझे परचेज को क्रेडिट करना पड़ेगा टू परचेज। टू परचेज अकाउंट 200 रुपए। परचेज रिटर्न को मुझे क्रेडिट करना था, जो मैंने नहीं किया, तो मैं परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दूंगा। टू परचेज रिटर्न 200 रुपए। दूसरी कोई अकाउंट में गलती नहीं हुई है, तो मेरा आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट आ गया 400। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री बन गई सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट और टू परचेज रिटर्न अकाउंट। आइएगा ट्रांजैक्शन नंबर 3 पर चलते हैं। अब देखिएगा ट्रांजैक्शन नंबर 3 ये क्या बोल रहा है, सुनेंगे ध्यान से बिल्कुल। ₹400 received as a discount was posted, अगेन पोस्टिंग में गलती हुई। करेक्ट क्या था? मुझे डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है। यानी क्या हुआ होगा, देखिएगा। बताइए, ये एंट्री हुई होगी। भाई क्रेडिटर को हमने पेमेंट किया होगा, तो हमें डिस्काउंट मिला होगा 400 रुपए का। लेकिन हमने क्या किया, उसे डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्ट कर दिया। रॉन्ग क्या हुआ? जब मैंने डिस्काउंट अकाउंट ओपन किया, उसके टू साइड में 400 रुपए की एंट्री डाल दी मैंने। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट में एंट्री डाल रहा हूं, तो मैंने डिस्काउंट को डेबिट कर दिया, जबकि मुझे डिस्काउंट को क्रेडिट करना था। तो अब क्या होगा, एक बार इस डेबिट को कैंसिल करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? पोस्टिंग के टाइम पर मैंने डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दिया। अगर मैं अकाउंट के डेबिट साइड में लिख रहा हूं, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैंने डिस्काउंट को डेबिट किया और टू में कुछ एंट्री कर दी, जबकि मुझे डिस्काउंट को तो क्रेडिट करना था। तो लीजिए, टू डिस्काउंट अकाउंट 800 रुपए। 800 समझ आया?
एक तो इस डिस्काउंट को जिसको हमने गलती से डेबिट कर दिया उसे क्रेडिट करूंगा, और जो एक डिस्काउंट एक्चुअली में क्रेडिट होना था वो क्रेडिट करूंगा। ये लीजिए रेक्टिफिकेशन एंट्री आ गई मेरे पास। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, ट्रांजैक्शन नंबर 4 पे आई है। देखो ये क्या बोल रहे हैं, ₹1148 पेड फॉर द रिपेयर ऑफ मोटर कार। हमने रिपेयर पर पैसा खर्च किया, कितना? 1148। करेक्ट। अगर रिपेयर पर पैसा खर्च किया तो एंट्री होनी चाहिए थी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। बोलो क्लियर बिल्कुल। एंट्री हो जानी चाहिए थी ये 1148 से। हमने क्या किया, हमने डेबिट कर दिया मोटर कार अकाउंट को, तो हमने एंट्री कर दी मोटर कार अकाउंट डेबिट। ठीक है, हमने मोटर कार को डेबिट कर दिया कितने से? 148 से। जबकि कैश अकाउंट सही रहा क्योंकि कैश में कोई गलती नहीं हुई, तो 1148 कैश में आया। तो समझ रहे हो, मोटर कार को हमने डेबिट कर दिया जबकि डेबिट रिपेयर होना था। तो लीजिए रेक्टिफिकेशन करते हैं। रेक्टिफिकेशन एंट्री, आओ, रिपेयर को डेबिट करना था, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट 1148। मोटर कार को क्रेडिट करोगे टू मोटर कार अकाउंट 148। टू सस्पेंस अकाउंट, तो 1148 में से 148 गया, तो आपका सस्पेंस अकाउंट में 1000 आ जाएगा। ये आपके पास हो गया फोर्थ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन नंबर 5, देखिए इसने क्या बोला, ₹400 पेड टू सुरेश वाज डेबिटेड टू सतीश। हमने सुरेश को पेमेंट किया, अगर सुरेश को पेमेंट किया तो एंट्री बनती थी सुरेश डेबिट टू कैश अकाउंट, कितनी? 400।
हमने गलती से सतीश को डेबिट कर दिया, ये लीजिए। तो हमें सुरेश को डेबिट करना चाहिए था, लेकिन हमने गलती से सतीश को डेबिट कर दिया, तो अब इसको ठीक कर दो। तो सुरेश को डेबिट करना चाहिए था, तो उसे डेबिट करो। और सतीश को डेबिट कर दिया, तो कैंसिल कर दो उसे। ये आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री हो गई। तो ये 5 ट्रांजैक्शन दिए हुए थे जिनकी आपको क्या डालनी थी, रेक्टिफिकेशन एंट्री डालनी थी। नाउ अब हमें बनाना है सस्पेंस अकाउंट। एक एक एंट्री को देखते जाइए। फर्स्ट एंट्री में सस्पेंस टू मोहन, तो टू मोहन आ जाएगा 2160। टू मोहन 2160। नेक्स्ट, दूसरी एंट्री में सस्पेंस टू परचेज और टू परचेज रिटर्न। तो टू परचेज अकाउंट आ गया 200 और टू परचेज रिटर्न। दो सौ, एक एंट्री ये हो गई। थर्ड ट्रांजेक्शन पे आइए। सस्पेंस टू डिस्काउंट 800। नेक्स्ट, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। बाय रिपेयर अकाउंट 1000। फिफ्थ एंट्री में सस्पेंस है नहीं, ये लीजिए आपका सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो गया। बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस।
2160 प्लस 400 प्लस 800 और माइनस 1000, तो 2360। बताइए, क्लियर बिल्कुल। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 30। चलिएगा, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। देखिएगा क्या बोल रहा है ये। ऑन 28 फरवरी द ट्रायल बैलेंस ऑफ एक्स डिड नॉट एग्री। एक्स पुट द डिफरेंस इन अ न्यूली ओपन्ड सस्पेंस अकाउंट एंड सब्सिक्वेंटली द फॉलोइंग एरर्स वर लोकेटेड। फिर आपको कुछ एरर दी हुई हैं। पास जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द अबव मेंशन एरर। आइएगा, ट्रांजैक्शन नंबर 1। A return inward book had been cast ₹1000 short। रिटर्न इनवर्ड का मतलब कौन सी बुक हो गई? सेल्स रिटर्न बुक हो गई। चलिएगा, पहली एंट्री की हम बात करते हैं। इधर मैं वर्किंग कर दूंगा, इधर हमारी एंट्रियां आती जाएगी। आपकी जो रिटर्न इनवर्ड बुक है, आपने उसका टोटल कम लगाया, यानी सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है। अगर आपने 1000 रुपए टोटल कम लगाया, तो इसका मतलब जो रिटर्न इनवर्ड है वो कम डेबिट हुआ होगा। तो अब आप उसको डेबिट कर दीजिए। तो रिटर्न इनवर्ड डेबिट टू सस्पेंस। रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस आपके पास आ जाएगा कितना? 1000। आइए, ट्रांजैक्शन नंबर 2, सुनना बहुत ध्यान से। अब परचेजेस ऑफ ₹1671 has been posted to the debit डेबिट, और नहीं है वो ऑफ है, डेबिट ऑफ द क्रेडिटर अकाउंट एज ₹1617। देखिए, परचेजेस थी, तो परचेजेस की एंट्री क्या होनी चाहिए थी? हम सेकेंड ट्रांजेक्शन को पढ़ रहे हैं। करेक्ट। बताइए, अगर परचेस किया है तो परचेस की एंट्री होनी चाहिए थी परचेज डेबिट
टू क्रेडिटर्स। ये एक्सप्लेनेशन है हमारे। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर होना चाहिए था 1671 से। क्लियर बिल्कुल। लेकिन हमने क्या किया, अब क्रेडिटर अकाउंट खोला। अब अगर आप क्रेडिटर अकाउंट में देखते तो आपने कर क्या दिया, डेबिट साइड में पोस्टिंग कर दी, टू साइड में लिख दिया 1617। आप समझ रहे हैं, ट्रांजैक्शन को देखिएगा। आपने क्रेडिटर अकाउंट को ओपन करके उसके डेबिट में एंट्री डाल दी, इसका मतलब क्रेडिटर को डेबिट कर दिया। आपने क्रेडिटर को डेबिट कर दिया, तो इस क्रेडिटर को जो डेबिट किया तो इसे कैंसिल करोगे और साथ में ये नया क्रेडिटर लिखोगे। तो यानी 1671 प्लस 1617 टोटल हो गया 3288 से क्रेडिटर आ जाएगा, टू क्रेडिटर्स। अकाउंट 3288। क्लियर बिल्कुल। एक बार तो हमें क्रेडिटर को क्रेडिट करना था 1671 रुपए से, वो हमने नहीं किया तो हम कर देंगे। और साथ ही साथ अगर मैंने उसके डेबिट में लेजर पोस्टिंग कर दी तो मैंने क्रेडिटर को डेबिट कर दिया। तो क्रेडिटर को डेबिट कर दिया तो उसे वापस कैंसिल करो और सस्पेंस को डेबिट। लीजिए, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। आइएगा ट्रांजैक्शन नंबर 3। सुनेंगे अब ध्यान से बिल्कुल। अ सेल ऑफ रुपीज 2000 टू एस एंड कंपनी। एक सेल की है 2000 की एस एंड कंपनी को। was credited to the account of the customer। एस एंड कंपनी को सेल की तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, करेक्ट क्या होना चाहिए था बताओ। अगर आपने माल बेचा है एस एंड कंपनी को तो एस एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स। दो हजार was credited to the account of the customer। अब हमने कस्टमर का अकाउंट खोला, रॉन्ग। समझ में आ रही है बातें। कस्टमर कौन था, यानी एस एंड कंपनी था। एस एंड कंपनी के अकाउंट में टू साइड लिखने के बजाय हमने क्रेडिटेड कर दिया। मैंने बाय साइड में 2000 की एंट्री डाल दी।
ये लीजिए, मैंने माल बेचा था तो मुझे एस एंड कंपनी को डेबिट करना चाहिए था, जो मैंने नहीं किया, और गलती से जब मैंने एस एंड कंपनी के अकाउंट में अकाउंटिंग की तो मैंने क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट करने का मतलब क्या हुआ कि ये अकाउंट क्रेडिट हो गया होगा। अगर मैंने इसके अकाउंट में बाय करके लिखा है तो ये अकाउंट क्रेडिट हो गया, तो डबल इफेक्ट आ गया। एक बार ये जो क्रेडिट हुआ इसको कैंसिल करने के लिए डेबिट करोगे और फिर उसे डेटर भी बनाओगे, तो यानी एस एंड कंपनी को दो बार डेबिट करना पड़ेगा। एस एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 4000, दूसरा कोई अकाउंट नहीं है, तो मेरे पास आ जाएगा टू सस्पेंस। 4000 ये लीजिए, एंट्री बन गई एस एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। क्लियर बिल्कुल। आइए ट्रांजैक्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है इसने, a sale of rupees 4000 has been passed through the purchase book and the customer account has however been correctly debited। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब की बार समझिएगा। अगर सेल की एंट्री को परचेज बुक के थ्रू कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने सेल तो रिकॉर्ड नहीं की, बल्कि मैंने परचेज के रूप में रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन कस्टमर का अकाउंट सही हो गया। तो इसका मतलब अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक तो सेल्स रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, और एक मैंने जो परचेज रिकॉर्ड कर दी उसे मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। तो एंट्री बन जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और टू परचेज अकाउंट। कितना अमाउंट है, 4000, तो ये 8000 से डेबिट हो गया और 4000 ये आ गया। ट्रांजैक्शन नंबर 5। While carry forward the total of sales book from one page to next, the amount was written as 176,658 instead of 167,568। सेल्स बुक का बैलेंस आगे ला रहा हूं, तो यानी सेल्स का बैलेंस क्या होता है मेरा, क्रेडिट होता है। मैंने ज्यादा क्रेडिट आगे ले लिया, कितना ज्यादा आगे ले लिया, क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए था 167,568 माइनस मैंने लिख दिया 176,658। मैंने 9,090 रुपए का टोटल ज्यादा लिख दिया। तो ज्यादा कैरी फॉरवर्ड करने का मतलब हो गया सेल्स का क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया, तो अब उस क्रेडिट बैलेंस को कम करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। यानी सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। 9090।
ये लीजिए, ये आपके पास रेक्टिफिकेशन एंट्रियां आ गई सारी। तो 5 ट्रांजैक्शन आपको दिए हुए थे, मैंने आपको उन 5 ट्रांजैक्शन की रेक्टिफिकेशन एंट्री बता दी, और जिन दोनों के एक्सप्लेनेशन की जरूरत थी मैंने वो भी आपको एक प्रॉपर मैनर में समझा दिया। बताइए क्या क्लियर है? बिल्कुल